हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ टीडीबीएपी का आइसोलेशन प्रोसीजर क्या है। मान लीजिए कि टीडीबीएपी आपका रनिंग कंडीशन में है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है और आपको टीडीबीएपी को आउट करना है और परमिट में देना है, तो इसका आइसोलेशन प्रोसीजर क्या है, ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कमेंट आए थे कि सर रनिंग टीडीबीएपी को हम आइसोलेट कैसे करें, उसका क्या स्टेप्स है, क्या ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है, कब टीडीबीएपी का हम ग्लेन स्ट्रीम सिस्टम में ड्रॉ करें, कब टीडीबीएपी को बारिंग गियर से हटाएं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ टीडीबीएपी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लान से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ टीडीबीएपी का हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि आपका यूनिट फुल लोड पे चल रहा है, जिसमें आपका 2 टीडीबीएपी सर्विस में है और एमडीबीएपी आपका स्टैंड बाय कंडीशन में है। अचानक किसी एक टीडीबीएपी का मान लीजिए प्रॉब्लम आ गया, लाइक मैकेनिकल सील में लीकेज हो गया और आपको इसको मेंटेनेंस में देना है। तो टरबाइन मेंटेनेंस सेक्शन आपको बोल रहा है कि इसको आपको टीडीबीएपी को आउट कीजिए और हमको मेंटेनेंस में दीजिए। हमको कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए, वाटर साइड से भी आइसोलेशन चाहिए, स्टीम साइड से भी आइसोलेशन चाहिए। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग आइसोलेट करेंगे, इसको देखिए। तो मान लीजिए आपका टीडीबीएपी रनिंग कंडीशन में है, तो सबसे पहले जिस टीडीबीएपी को आपको आउट करना है उसको पहले आप अनलोड कीजिए, अनलोड टीडीबीएपी। तो फ्रेंड, बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि टीडीबीएपी आपका मान लीजिए कि फुल लोड पे 2 टीडीबीएपी चल रहा था, एक एमडीबीएपी आपका आउट था। तो अचानक से आपको टीडीबीएपी को आउट नहीं कर देना है। सबसे पहले जो स्टैंड बाय एमडीबीएपी था उसको आपको स्टार्ट करना है, लोड करना है, ड्रम लेवल को मेंटेन करना है। रनिंग टीडीबीएपी का जिस टीडीबीएपी को आपको आउट करना है उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन करना है, एमडीबीएपी का रिसर्कुलेशन वाल्व को क्लोज करना है। जब आपका ड्रम लेवल स्टेबल हो जाता है तभी आप जिस टीडीबीएपी को आपको आउट करना है उसको अनलोड कीजिए। तो फ्रेंड, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि आपका रनिंग यूनिट में किस प्रकार से एमडीबीएपी को हम लोग लोड करते हैं, टीडीबीएपी को आउट करते हैं, रिसर्कुलेशन वाल्व का कैसे हम लोग चेंज ओवर करते हैं। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एमडीबीएपी स्टार्ट कर दिए, रिसर्कुलेशन वाल्व का चेंज ओवर हो गया और अब आप डिफेक्टिव टीडीबीएपी को आउट कर रहे हैं, तो उसको आप अनलोड कीजिए। अनलोड करने के बाद, अनलोड मतलब क्या, जितना आप देखिए एमडीबीएपी और जो रनिंग टीडीबीएपी का आरपीएम मान लीजिए कि 5400 आरपीएम है, प्रेशर मान लीजिए आपका 175 केजी के आसपास मान लीजिए, या 180 केजी के आसपास मान लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या कीजिए कि आप उसको पहले जिस टीडीबीएपी को आपको आउट करना है उसको आप रिमोट से लोकल में लाइए और उसका आरपीएम का सेट पॉइंट जो है उसको कम कर दीजिए, 200-300 आरपीएम आप रिड्यूस कर दीजिए। जैसे आप रिड्यूस करते हैं तो उसका डिस्चार्ज प्रेशर डिक्रीज करेगा और जैसे डिस्चार्ज प्रेशर डिक्रीज किया उसका एनआरवी आपका क्लोज हो जाएगा। एनआरवी क्लोज होगा, अब आपका फर्दर फ्लो नहीं होगा, आपका मेन स्ट्रीम से ही आउट हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप उसको 4000 आरपीएम पे लेके आ जाइए, फिर वहाँ पे ट्रिप कर दीजिए। ट्रिप करने के बाद वो सीधे बारिंग गियर पे आ जाएगा। तो ये लिखे हैं अनलोड टीडीबीएपी एंड पुट इट ऑन बारिंग गियर। बारिंग गियर बाल पे आप बारिंग गियर पे आ गया। ठीक है, जब आपका टीडीबीएपी रनिंग कंडीशन में था उस समय आप देखिएगा लूब वाल्व सिस्टम पे फ्रेंड गौर कीजिए। लूब वाल्व सिस्टम में आप टीडीबीएपी का लूब वाल्व सिस्टम आप देखिएगा, उसमें टोटल 4 पंप आपको नजर आएगा। एक एलओपी ए, एलओपी बी, डीसी, ईओपी एंड जीओपी। इसमें आपका जीओपी, डीसी जीओपी का प्रोविजन नहीं रहता है। टोटल 4 पंप है। तो जब आपका टीडीबीएपी रनिंग कंडीशन में रहता है तो एक ईओपी आपका चलता रहता है। इसमें एमओपी का कंसेप्ट नहीं है, इसमें एक आपका ईओपी चलता रहता है बट जीओपी आपका बंद रहता है। जैसे ही आप इसको ट्रिप करते हैं और इसका भी आरपीएम है वही 510 आरपीएम के आसपास, इसका भी जीओपी कट इन होना चाहिए। आप इसको देख लेना कि जब आपका जीओपी कट इन हो रहा है, आपका जीओपी कट इन हो गया, इसके बाद आपका बारिंग गियर वाल्व ओपन होता है और फिर आपका बारिंग पे आ जाता है। टीडीबीएपी का जो बारिंग स्पीड जो होता है फ्रेंड वो 400 से 450 आरपीएम के आसपास होता है। ओके, या कहीं कहीं 380 आरपीएम के आसपास भी होता है। तो 380 से 450 आरपीएम के बीच आपका आ गया।
ठीक है, आपका अभी बारिंग पे आ गया है। अभी आपका ग्लेन स्टीम सिस्टम इसका चार्ज है, ठीक है। इसके बाद बोलता है क्लोज TDBFP एग्जॉस्ट वाल्व। TDBFP का एग्जॉस्ट वाल्व का EXB 27 और दूसरे TDBFP का EXB 28 रहता है। मान लीजिए आपका 2 TDBFP है, तो TDBFP आगरा का जो एग्जॉस्ट वाल्व का नंबर होगा वो EXB 27 होगा और दूसरे का आपका EXB 28 होगा। जब आपका बारिंग गियर पे आ जाता है, आपको दिखेगा कि आपका स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाता है, कंट्रोल वाल्व आपका पूरा क्लोज हो जाता है। आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है, TDBFP का एग्जॉस्ट होता है वो डायरेक्टली कंडेंसर से कनेक्टेड रहता है। तो ग्लेन स्टीम विड्रॉ करने से पहले आपको क्या क्या काम करना है फ्रेंड, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि जब आपका बारिंग गियर पे आ जाता है तो क्लोज TDBFP एग्जॉस्ट वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। और एग्जॉस्ट वाल्व के बाईपास एक पतला सा लाइन होता है जिसमें कि आपका मैनुअल वाल्व रहता है, उसको भी आपको क्लोज कर देना है। क्लोज इक्वलाइजिंग वाल्व्स आल्सो, जो ये आपका मोटराइज बटरफ्लाई वाल्व रहता है, ये आपका इसको क्लोज कर दीजिए। और इसका एक बाईपास लाइन होता है जिसमें आपका मैनुअल वाल्व रहता है, उसको भी आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। एंड ब्लॉक इट्स पावर सप्लाई, उसका पावर सप्लाई को आपको ब्लॉक कर देना है, गलती से आप खुल ना जाए। तो आपका क्या होगा, जब ग्लेन स्टीम सिस्टम में ड्रॉ है और कहीं गलती से कोई एग्जॉस्ट वाल्व को खोल दिया तो आपका वैक्यूम पूरा का पूरा डिटोरिएट हो जाएगा और लो वैक्यूम में आपका यूनिट ट्रिप ही हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सेफ्टी पर्पस पे TDBFP एग्जॉस्ट वाल्व जो मोटराइज वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व, उसको का पावर हम लोग जो ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड विड्रॉ ग्लेन स्टीम, इसके बाद ही आप ग्लेन स्टीम सिस्टम को विड्रॉ कीजिए। ग्लेन स्टीम सिस्टम में इसमें भी आपका सप्लाई वाल्व होता है, एक आपका लीक ऑफ वाल्व होता है। तो धीरे धीरे इसका ग्लेन स्टीम सिस्टम को आप विड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। क्लोज मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व्स ऑफ सप्लाई एंड रिटर्न ऑफ ग्लेन स्टीम सीलिंग। ग्लेन स्टीम सीलिंग में जो इसका सप्लाई लाइन होता है, तो ग्लेन स्टीम में जो सप्लाई लाइन जो होता है वो PRDS लाइन का होता है। तो वहाँ से एक लाइन आके आपका 2 ब्रांच बनाता है, एक में आपका न्यूमेटिक वाल्व रहता है, दूसरे में आपका मोटराइज वाल्व रहता है। तो मोटराइज वाल्व को भी आप क्लोज कर दीजिए, न्यूमेटिक वाल्व को आप धीरे धीरे उसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो 50% जैसे आप डिमांड 50% पे लाते हैं तो आपका लीक ऑफ वाल्व भी क्लोज हो जाता है और आपका सप्लाई वाल्व भी क्लोज हो जाता है। तो ग्लेन स्टीम कंट्रोल में अब 50% पे डिमांड जाते हैं, जैसे 50% का आप नीचे आते हैं तो लीक ऑफ वाला न्यूमेटिक वाल्व ओपन होता है, 50% का आप ऊपर जाइएगा तो सप्लाई वाल्व का न्यूमेटिक वाल्व जो होता है सप्लाई साइड का वो ओपन होता है। इसलिए उसको डिमांड को 50% पे लाइएगा तो दोनों सप्लाई साइड का जो न्यूमेटिक वाल्व एंड लीक ऑफ साइड का न्यूमेटिक वाल्व दोनों आपका क्लोज हो जाता है। फिर इसमें जो आपका मैनुअल वाल्व जो मेन सप्लाई लाइन में जो स्टेशन में जो मेन सप्लाई जा रहा था, जो PRDS हेडर से कैपिंग लिया था, उसमें आपका मैनुअल वाल्व रहता है और एक आपका लीक ऑफ लाइन जो डंप वाल्व में भी मैनुअल वाल्व रहता है। दोनों मैनुअल वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए। वही लिखा है कि क्लोज मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व्स ऑफ सप्लाई साइड एंड द रिटर्न साइड ऑफ ग्लेन स्टीम। इसके बाद क्लोज मोटराइज वाल्व A252, A253 एंड A256। देखिए कौन सा मोटराइज वाल्व होता है। जैसे A252 है वो सप्लाई साइड में मोटराइज वाल्व होता है, जो आगे आपका सप्लाई साइड में न्यूमेटिक वाल्व का बाईपास लाइन होता है, इसको आप क्लोज कीजिए। ये आपका लीक ऑफ साइड का मोटराइज वाल्व है बाईपास वाला, और ये है आपका जो ग्लेन स्टीम का लाइन जो कि आपका डायरेक्टली SP फ्लश टैंक में जाता है। तो इस 256 तीनों मोटराइज वाल्व को आपको क्लोज कर देना है, ओके। इसके बाद क्लोज वेंट ऑफ स्टॉप वाल्व्स EXB 31, 32। देखिए एक आपका स्टॉप वाल्व में जब आपका लाइव स्टीम जाता है तो उस स्टॉप वाल्व में इंटर करने से पहले एक आपका वेंट वाल्व होता है। तो TDBFP आगरा के लिए 31, TDBFP बम्बई के लिए 32 होता है। तो ये रनिंग कंडीशन में एक क्लोज ही होना चाहिए, इसलिए इसको क्लोज ही रखिएगा, ठीक है। तो क्लोज वेंट ऑफ स्टॉप वाल्व इतना। कीप TDBFP ऑन बारिंग गियर्स टिल केसिंग टेम्परेचर लेस देन 85 डिग्री सेल्सियस। का ग्लेन स्टीम सिस्टम विड्रॉ हो गया, आपने एग्जॉस्ट वाल्व का पावर ब्लॉक करवा दिया, आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व ऑफ सप्लाई एंड रिटर्न ऑफ ग्लेन स्टीम सीलिंग का भी आपने डंप वाल्व हो या सप्लाई साइड का मैनुअल वाल्व को आपने क्लोज कर दिया। सर आपका मोटराइज वाल्व था, इसको भी आपने क्लोज कर दिया और इसको आपने पावर ब्लॉक भी करवा दिया, ठीक है। इसके बाद अभी आपका टरबाइन जो TDBFP जो है वह बारिंग गियर पे ही है। बारिंग गियर से उसको कब आउट करना है, जब तक कि टरबाइन का 50% केसिंग टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है तब तक इसको बारिंग से आउट नहीं करना है। फ्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि टरबाइन बारिंग गियर वाल्व को तब तक क्लोज नहीं करना है जब टरबाइन का 50% केसिंग टेम्परेचर आपका 85 डिग्री सेल्सियस के नीचे ना चला जाए। जैसे आपका 85 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, इसके बाद ही आप बारिंग गियर वाल्व को क्लोज कीजिए।
और बारिंग गियर वाल्व का पावर ब्लॉक करवा दीजिए। TDBP बारिंग से आउट हो गया आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड टेम्परेचर। इसके बाद अगर आपका वैक्यूम डिटोरिएट अगर हो रहा है, इस बीच ग्लेन स्टीम विड्रॉ करने के बाद अगर वैक्यूम देखिएगा थोड़ा बहुत डिटोरिएट होता है, तो आप अगर रिक्वायर्ड है तो आप जो स्टैंड बाय वैक्यूम पंप है उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बारिंग गियर का पावर ब्लॉक करवा दीजिए। इसके बाद क्लोज केसिंग ड्रेन A254 एंड 256, 253, 254, 254, 255, 256 ये केसिंग टरबाइन के पास है, जो कि एक आपका ग्लेन स्टीम का लाइन है और दो आपका टरबाइन का केसिंग का ड्रेन लाइन होता है। तो ये आपका 255 होगा, ये 255 इसका जो टरबाइन का केसिंग का है। एक आपका देखिएगा कि टरबाइन के सेंटर से निकालता है 9th स्टेज के नीचे से, और एक आपका ग्लेन स्टीम के पास से निकालता है। तो दो आपका मेन केसिंग ड्रेन है A254 एंड 255, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। इसको जब क्लोज करते हैं तो थोड़े देखिएगा थोड़ा सा वैक्यूम आपका इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये सारा लाइन क्या है SP ड्रेन फ्लश टैंक से कनेक्टेड है थ्रू कंडेंसर। तो उसमें क्या है कि आपका थोड़ा सा यहाँ से एयर इंग्रेस करके वैक्यूम को डिटोरेट करता है। तो इस सभी वाल्व को आप क्लोज कर दीजिएगा। सारा आपका मोटराइज वाल्व 54, 55, 254, 255, 256 आपका तीनों मोटराइज वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। इससे आपको देखिएगा धीरे धीरे आपका थोड़ा सा वैक्यूम आपका इंप्रूव करता है। क्लोज रीसर्कुलेशन वाल्व्स एंड ब्लॉक इट्स ऑपरेशन बाय CNI। देखिए फ्रेंड, रीसर्कुलेशन लाइन में आपका एक न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है और डिएटर फ्लोर पे आपका इसमें मैनुअल वाल्व्स रहता है। तो मैनुअल वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए और जो रीसर्कुलेशन वाल्व के ऑपरेशन को CNI के थ्रू ब्लॉक करवा दीजिए। ठीक है, क्लोज मैनुअल सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व को जिस TDBP का आपको आउट किए हैं उस TDBP का जो सक्शन वाल्व है उसको आप क्लोज कर दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि पहले सक्शन वाल्व को क्लोज करें कि बारिंग गियर वाल्व को क्लोज करें। आप इस सीक्वेंस में समझ रहे हैं कि पहले आपको बारिंग वाल्व को बारिंग से आउट करना है एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर आने के बाद, इसके बाद ही सक्शन वाल्व को क्लोज करना है। अगर आप पहले सक्शन वाल्व को क्लोज कर देते हैं और टरबाइन आपका बारिंग गियर पे रहता है तो आपका चर्निंग एक्शन शुरू होगा। आपका क्या होगा, क्योंकि टरबाइन तो आपका रोटेट कर रहा है, टरबाइन रोटेट कर रहा है तो टरबाइन के साथ आपका BFP रोटेट कर रहा है, BFP का इम्पेलर जो है वो रोटेट कर रहा है। इससे आपका जो चर्निंग एक्शन शुरू होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और पंप डैमेज हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहले टरबाइन को TDBP को बारिंग से आउट करना है, इसके बाद ही सक्शन वाल्व को आपको क्लोज करना है। तो सक्शन में आपका मैनुअल वाल्व है, इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, इंश्योर TDBP डिस्चार्ज वाल्व्स FDB 4 एंड 5 होता है, आगरा के लिए 4 एंड बम्बई के लिए आपका 5 होता है। एंड इट्स IBB आर फुल्ली क्लोज, ब्लॉक इट्स पावर। इसका डिस्चार्ज वाल्व का क्या कीजिए, FDB 4 होगा अब अगर TDBP आगरा के लिए, FDB 5 होगा TDBP बम्बई के लिए। इस दोनों में एक IBB होता है। तो जिस TDBP को आप आउट कर रहे हैं उसका डिस्चार्ज वाल्व और उसका IBB दोनों को क्लोज कर दीजिए और इसका क्लोज कंडीशन में ही पावर ब्लॉक करवा दीजिए। ठीक है, ओपन BFP केसिंग वेंट, बूस्टर पंप केसिंग वेंट, रीहीट स्प्रे वेंट एंड सुपर हीटर स्प्रे वेंट को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो केसिंग वेंट जो आपका बूस्टर पंप का है, BFP का केसिंग वेंट है, सुपर हीटर स्प्रे का वेंट है, रीहीट स्प्रे का वेंट है, ये चारों वेंट को आप ओपन कर दीजिए। एंड पुट पंप इन ड्रेनिंग कंडीशन। पंप को ड्रेनिंग में तभी डालना है जब आपका सक्शन वाल्व क्लोज है। अगर सक्शन वाल्व को क्लोज किए बिना अगर पंप को ड्रेनिंग में डाल दीजिए तो आपका दिखेगा कि आपका डिजिटल वर्ड गिरना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सक्शन वाल्व जो आपका टाइटली क्लोज कर देते हैं इसके बाद ही आपको ड्रेनिंग में डालना है। तो ड्रेन करने के लिए आपका केसिंग का ड्रेन होता है, बास्केट स्टेनर एंड कोनिकल स्टेनर होता है। सक्शन साइड BFP बूस्टर पंप के सक्शन साइड में आपका बास्केट स्टेनर रहता है और बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज जो कि BFP का सक्शन होता है उसमें आपका कोनिकल स्टेनर होता है। अगर आपको टरबाइन बोल रहा है कि हमको कंप्लीट फीड वाटर ड्रेनेज चाहिए तो वेंट तो ओपन कर दिए, बास्केट स्टेनर का ड्रेन और वेंट ओपन कर लीजिए, कोनिकल स्टेनर का ड्रेन वेंट ओपन कर लीजिए, रीसर्कुलेशन लाइन में भी आपका ड्रेन होता है उसको ओपन कर लीजिए। डिस्चार्ज वाल्व जो बॉयलर फीड पंप का जो डिस्चार्ज लाइन होता है
तो डिस्चार्ज लाइन देखिएगा आपका एक एनआरबी होता है, इसके बाद आपका डिस्चार्ज वाल्व होता है। तो एनआरबी और डिस्चार्ज वाल्व के बीच में आपका एक ड्रेन लाइन होता है, डिस्चार्ज ड्रेन लाइन, इसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो ड्रेनिंग आपका कहाँ है फ्रेंड? पंप का ड्रेनिंग है, बास्केट स्टेनर का ड्रेन है, बास्केट स्टेनर का वेंट आप ओपन कर लीजिए, कोनिकल स्टेनर का ड्रेन ओपन कर लीजिए, वेंट ओपन कर दीजिए। डिस्चार्ज वाल्व के ठीक पहले एनआरबी और डिस्चार्ज वाल्व के बीच में आपका डिस्चार्ज लाइन का ड्रेन लाइन है, उसको आप ओपन कर लीजिए। रिसर्कुलेशन वाल्व में भी आपका ड्रेन लाइन है, उसको ओपन आप कर दीजिए। ठीक है, तो वेंट आपका ओपन हो गया, ड्रेन भी आपका ओपन हो गया। अगर आपको ड्रेनिंग के लिए बोल रहा है तभी आपको ड्रेन वाल्व ओपन करना है, ऐसे आपको ड्रेन वाल्व ओपन नहीं करना है। तो वही लिखा है कि आपको कंप्लीट आप ड्रेनिंग में डाल दीजिए। इसके बाद आपका एक सुपर हीटर स्प्रे लाइन होता है फ्रेंड। सुपर हीटर स्प्रे लाइन हर पंप का अपना इंडिविजुअल्स होता है। ठीक है, तो आपका जिसको हम लोग किकर स्टेज से निकालते हैं, हर बीएफपी का 4+1 स्टेज होता है। 4th स्टेज से आपका बीएफपी डिस्चार्ज होता है और लास्ट स्टेज से आपका सुपर हीटर स्प्रे का लाइन होता है। इसलिए सुपर हीटर स्प्रे का जो प्रेशर होता है वो आपका बीएफपी के डिस्चार्ज प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि तीनों पंप का चाहे वो दोनों टीडीबीएफपी हो या एमडीबीएफपी हो, उसका एक इंडिविजुअल अपना अपना सुपर हीटर स्प्रे लाइन होता है और उस लाइन में आपका एनआरबी प्लस मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। ठीक है, तो जिस टीडीबीएफपी को आप आउट कर रहे हैं उसका सुपर हीटर स्प्रे में जो मैनुअल वाल्व है उसको आप क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टीडीबीएफपी कंप्लीट वाटर साइड से आइसोलेट हो जाएगा। आपका सक्शन वाल्व बंद कर दीजिए, सुपर हीटर स्प्रे वाल्व मैनुअल वाल्व बंद कर दीजिए, रिसर्कुलेशन का मैनुअल वाल्व बंद कर दीजिए, डिस्चार्ज साइड का जो है मोटराइज वाल्व उसको आप क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से आपका कंप्लीट वाटर साइड से आपका ये आइसोलेट हो गया। फिर आप इसको ड्रेनिंग करते रहिए। ड्रेन होने के बाद फिर आप इसको परमिट इशू कर सकते हैं। कीप रनिंग एलओपी एंड जीओपी ऑफ टीडीबीएफपी टिल ऑल बेरिंग टेम्परेचर्स कूल डाउन। देखिए, आपको जीओपी भले ही बारिंग से आपका आउट हो गया हो, लेकिन इसको जीओपी पंप बंद नहीं करना है। जीओपी और एओपी को तब तक चला के रखना है जब तक कि सारा बेरिंग टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ना आ जाए। ठीक है, तो जनरली आपको लूबाइल को आउट करने के लिए नहीं बोलता है। अगर कुछ लूबाइल लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तभी आपको लूबाइल को बोलेगा बंद करने के लिए। तो नॉर्मल में हम लोग सिर्फ फीड वाटर लाइन को आइसोलेट करते हैं। और स्टीम साइड, अगर टरबाइन सेक्शन बोल रहा है कि हमको स्टीम साइड्स को भी आइसोलेट करके दीजिए, तो स्टीम साइड आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपको पीआरडीएस से एक लाइन जा रहा है, एक सीआरएस से लाइन जा रहा है एक्सिलरी कंट्रोल वाल्व में, एक आईपी एक्सट्रैक्शन वाल्व होता है। ठीक है, वो तीनों लाइन मिलके आपका टरबाइन को रनिंग करने के लिए जाता है। तो आपका पीआरडीएस लाइन में आपका मैनुअल वाल्व है, उसको आप क्लोज कर दीजिए। सीआरएच लाइन में आपका मोटराइज वाल्व है, उसको आप क्लोज कर दीजिए। और आईपी एक्सट्रैक्शन लाइन में आपका मैनुअल वाल्व्स होता है, उसको आप क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से आपका स्टीम साइड भी आइसोलेट हो जाता है। फिर आप इसको एक्सिलरी कंट्रोल वाल्व के नीचे से आपका एक ड्रेन लाइन होता है जो स्टीम साइड को ड्रेन कर देता है, उसको आप खोल दीजिए। आपका जो इस लाइन में जो भी मॉइस्चर वगैरह था, जो भी स्टीम था, सारा आपका ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप टरबाइन का फीड वाटर सर्किट को आइसोलेट कर सकते हैं और स्टीम साइड सर्किट से भी उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जब आपका ड्रेनिंग हो गया, ड्रेनिंग होने के बाद, ड्रेनिंग कंप्लीट कब होता है? जब देखिए आपका जो ड्रेन वाल्व ओपन किए हैं वहाँ से पानी निकलना बंद हो गया, मतलब आपका ड्रेनिंग कंप्लीट हो गया। और इसी ड्रेनिंग के बीच में आपको डिटेक्टर लेवल को भी कॉन्स्टेंटली वॉच करके रखना है। अगर डिटेक्टर लेवल डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपका कोई न कोई सक्शन वाल्व हो या डिस्चार्ज वाल्व हो कहीं न कहीं आपका पास कर रहा है, उसको आपको हैंड टाइट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप परमिट इशू कर दीजिए। तो फ्रेंड, इस तरह से आप टीडीबीएफपी को आइसोलेट कर सकते हैं। इस वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।